नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी आप सभी को बता दें। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों पर मुहर लगा दी है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 56 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला लिया गया है, जिसमें 56 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। तो झारखंड में 81 सीटों का रण है। 81 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी करीब 10 सीटें अपनी सहयोगी आजसू और 2 सीटें जेडीयू को ऑफर कर चुकी है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा चुकी है और जल्द ही बीजेपी की पहली लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो बीते दिन चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। झारखंड में 2 चरणों में यानी 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी आप सभी को दे दें। जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मुहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 56 उम्मीदवारों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगा दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो बीते दिन बीजेपी की झारखंड इकाई की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें झारखंड चुनाव के प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन कर रही है और लगभग ये माना जा रहा है कि 56 उम्मीदवारों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगा चुकी है और जल्द बीजेपी की पहली लिस्ट भी सामने आ जाएगी। तो झारखंड में चुनावी हलचल पूरी तरह से तेज है। झारखंड के चुनावी दंगल में किसका मंगल होता है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा, क्योंकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी, वहीं दूसरे चरण के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इस दौरान 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। 2 चरणों में झारखंड में मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। 81 सीटों का ये दंगल होने वाला है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाराष्ट्र में चुनावी दंगल फूंकने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकेंगे। 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। 18 अक्टूबर को मालेगांव में अखिलेश यादव की जनसभा होगी। वहीं 19 अक्टूबर को धुले सीट पर जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। मुस्लिम बाहुल्य दोनों सीटों पर सपा अपनी जीत का दावा कर रही है। पिछली बार दोनों सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। कांग्रेस संग बात ना बनने के बाद अब समाजवादी पार्टी अकेले ही महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में उतरने जा रही है। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए और समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जल्द चुनावी बिगुल फूकेंगे अखिलेश यादव। जी हां, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को अखिलेश यादव महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मालेगांव में जनसभा करेंगे। वहीं 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के धुले सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक फिलहाल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसका जनाधार महाराष्ट्र में बढ़े और यही वजह है कि कांग्रेस के बाद सीट शेयरिंग या गठबंधन में बात ना बनने के बाद अब अकेले चलने की राह पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों ही सीटें जिनमें अखिलेश यादव जनसभाएं करेंगे वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं और अखिलेश यादव इन दोनों ही सीटों पर अपनी जीत का दम भर रहे हैं। जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जो सपना अखिलेश यादव देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का, हर राज्य में समाजवादी पार्टी का विधायक हो और साथ ही समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का उसे दर्जा मिले, यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में चाहे कांग्रेस से बात नहीं भी बनी तो अकेले चलो की राह में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ अन्य सीटों पर दम भी भर रहे हैं।
देखिए रिया, समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव के बाद जोश काफी आई है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले दम पर यानी कि एकला चलो का नारा देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिला। वह अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दूरी बना रखी थी। यहाँ पर कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा और यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगाया और बनते बनते सरकार रह गई। अब चुनाव होने हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, तो समाजवादी पार्टी की रणनीति की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा पाने के लिए सपा पूरी तरह से बेताब है और जिस तरह से 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव होगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही चरणों में चुनाव होगा। अब कोई बिना समय गवाए समाजवादी पार्टी चुनावी बिगुल फूंक चुकी है और एक एयर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर गठबंधन न हुआ तो समाजवादी पार्टी अकेले दम पर कम से कम 15 सीटों पर यहाँ चुनावी फाइट ठोकेगी और इसी एयर को और बढ़ाने सवाल ये मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा, अभी आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी ने चुनावी ताल जरूर ठोकी, जीतने के दावे भी किए, लेकिन नोटा से भी कम वोट समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति और परिस्थिति दोनों अलग है, क्योंकि 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो 2 सीटें जीतने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही। जैसा आपने भी कहा कि अगर अकेले आगे बढ़ते हैं अखिलेश यादव, कुछ गठबंधन को लेकर बात नहीं बढ़ती, क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी नहीं बनी। ऐसे में क्या माना जाए कि अगर 15 सीटों पर दम बढ़ते भी है तो कितनी सीटें जीत पाएंगे? क्या कुछ रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा और क्या विशेष फोकस सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ही? देखिए रिया, यूपी की समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यूपी की सियासत कुछ अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी यूपी में मजबूत है महाराष्ट्र में भी मजबूत हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम भी किए गए, यहाँ पर सांसदों का एक दल भी पहुंचा था एयर बनाने के लिए और मुस्लिम बाहुल सीटें जो 15 सीटें हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपने प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी। मन क्या बना चुकी है? प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एक मीटिंग हुई थी जिसमें तय हो गया था प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। हालांकि इसकी घोषणा होना बाकी है। अब बात अगर कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को लेकर अभी तक कोई भी बयान नहीं जारी की। हालांकि सपा प्रमुख और समाजवादी पार्टी की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि आने वाला चुनाव चाहे यूपी का हो या फिर महाराष्ट्र का, यहाँ पर दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से 6 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे, इसमें कोई राजकुमारी नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं न कहीं यह सब जो समाजवादी पार्टी की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, इससे कांग्रेस बखूबी देख भी रही है। हालांकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का दावा है कि गठबंधन होगा, लेकिन जिस तरह से सियासी हलचल बढ़ाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इससे कहीं न कहीं सपा और कांग्रेस में टेंशन और कंफ्यूजन हो सकती है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में फिलहाल जो है, क्योंकि कहीं पर बात बनती है कहीं पर बिगड़ती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से 18 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का महाराष्ट्र का दौरा है, इससे पहले वो जम्मू कश्मीर में है, तो एक तरह से आसिफ क्या माना जाए, 18 को पहले मालेगांव में उनकी जनसभा, उसके बाद 19 अक्टूबर को भी उन्होंने महाराष्ट्र में जो है समय दे रखा है, 19 अक्टूबर को भी जनसभा। एक तरह से क्या कुछ तैयारियां अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर, और ये भी जानना चाहेंगे माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में बनाने के लिए ये दौरे कितने महत्वपूर्ण? देखिए रिया, अगर मालेगांव की सीट की बात करें तो यहाँ मुस्लिम बाहुल सीट है। यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव 18 अक्टूबर को रैली करेंगे, लोगों से मिलेंगे। 19 अक्टूबर को धुले की सीट है, यहाँ भी मुस्लिम बाहुल सीटें हैं और आम बात है कि यह दोनों सीटें
AIMIM ने जीती थी, जिस पर कब्जा करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बेताब है। और यहाँ पर अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो तमाम चुनौतियों के बीच AIMIM ने अपना झंडा गाड़ा था और 2 सीटों पर AIMIM ने कब्जा किया था। और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि 15 से 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है बनने के बजाय बिगड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि जो जल्दबाजी है समाजवादी पार्टी की तरफ से या बिल्कुल, यानी महाराष्ट्र में चुनावी ताल ठोकने का दावा करने वाले अखिलेश यादव कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारते हैं और कितनी सीटों पर उन्हें जनता जो है आशीर्वाद देती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा और ये वक्त बताएगा आसिफ। बहरहाल यहाँ पर तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। 18 और 19 अक्टूबर को अखिलेश यादव जनसभा करेंगे, हालांकि कितना जन समर्थन उसमें देखने को मिलता है ये इसके लिए थोड़ा इंतजार। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही बात यूपी उपचुनाव की कर लेते हैं। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। जी हां, यानी अब उपचुनाव के दंगल में भी बसपा की एंट्री होने वाली है। इस दौरान बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। बसपा पूरी तरह और दमदारी के साथ चुनावी ताल ठोकेगी, ऐसा मायावती ने लिखा है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि महाराष्ट्र झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। तो ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं, जहां बसपा पूरी तरह से चुनावी मूड में है। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही यूपी के अलावा झारखंड में भी बसपा चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। AQC और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मामले को देखते हुए फटकार भी लगाई थी। तो राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है, चिंता का विषय बन जाता है। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए वायु प्रदूषण के मामले में आज फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरद पूर्णिमा की लोगों को बधाई दी है। शरद पूर्णिमा की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई, ऐसा संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा। साथ ही उन्होंने लिखा कि सुख, शांति और समृद्धि के अमृत से अभिसिंचित हो सभी लोग। तो आज शरद पूर्णिमा का दिन और ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को शरद पूर्णिमा की बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि शरद पूर्णिमा की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, सुख, समृद्धि और शांति सभी के जीवन में आए, ऐसी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में इस समय उपचुनाव की गूंज है। लोकसभा चुनाव को हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। इस बीच अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इंडिया वॉइस के संवाददाता विनय मिश्रा ने बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह से मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को उपचुनाव होने जा रहा है और सबसे हार्ड सीट जो है मिल्कीपुर की मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सपा का पहले से ही कब्जा था। अब देखने वाला होगा कि भाजपा इससे कब्जा कर पाती है नहीं। तो यहाँ हमारे साथ जिला अध्यक्ष संजीव सिंह मौजूद है, उनसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए, हार्ड सीट समाजवादी पार्टी के लोग से प्रचारित कर रहे हैं, हार्ड सीट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठनात्मक गतिविधियों के आधार पर काम करती है। हम इस बाई इलेक्शन के लिए तैयार हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का चरित्र दिन प्रतिदिन उजागर होता जा रहा है, लोकसभा में वो अफवाह फैलाकर, झूठे वादे कर जनता को दिग्भ्रमित करके कुछ चंद सीटें ज्यादा जीत लेने से जो है उनके कार्यकर्ताओं और उनके तथाकथित समर्थकों के मनोबल बढ़े हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में वो अराजकता फैलाने की सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। तो उससे आम आदमी को जो दिग्भ्रमित होकर भ्रमवश लोकसभा के चुनाव में उनके साथ चला गया था, उसका मोह भंग हो गया है और आज पूरा सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
और पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी जी और मोदी जी की नीतियों को समर्थन करते हुए बाई इलेक्शन में भाजपा के प्रत्याशी को वोट करेगा और यहाँ से हम जीतेंगे। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान संभाल रखी है, तो इससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये जो है मिल्कीपुर जो है काफी टिपिकल सीट है, क्योंकि सपा के खाते में थी। तो कितना ये कांटों भरा रहेगा? नहीं, ये कहना कि मुख्यमंत्री ने स्वयं संभाल रखी है, ये जो है नीतिगत बात है, ये बहुत सत्य बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष के नेता हैं, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के चुनाव में उनका हस्तक्षेप रहता है। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश देश में कहीं भी चुनाव हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभाएं वहां लगती हैं, तो 10 की 10 सीटों की कमान उनके पास है और सब जगह वो उतना ही समय दे रहे हैं जितना यहाँ उन्होंने समय दिया है। और जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर काम करती है, कैडर बेस पार्टी है, नीचे तक हमारा संगठन है, उस संगठन के आधार पर हम ऊपर जाते हैं और उसी संगठन के आधार पर प्रदेश और केंद्र की नीतियों के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। गौवंश का जो यहाँ पे अस्थायी गौशाला काफी बड़ी बनी हुई है कुमारगंज में, लगभग 500 बीघे का, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आ रही खान पान को लेकर के, भूसा पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो पशुओं को बाहर कर दिया था। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या अधिकारियों की लापरवाही है क्या? नहीं, सब उस पे बात हुई है, तो 3 तरफ से वहाँ अस्थायी दीवार थी, एक तरफ से अस्थायी दीवार बनाई गई तुरंत, और उस अस्थायी दीवार में फेंसिंग कहीं कमजोर थी। कल ही जिलाधिकारी और प्रशासन के लोगों से बात हुई है, उधर एक तरफ की फेंसिंग को ठीक किया जाएगा और वहाँ जानवरों के खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जाएगी, कोई जानवर बाहर नहीं निकलने पाएगा। अच्छा, सपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बसपा ने भी घोषित करता है, तो आखिर बीजेपी कब करेगी? और जल्दी ही हमारा भी प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। हमारे यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल होता है, हम कैडर बेस पार्टी हैं, हम संगठन बेस पार्टी है, हमारे यहाँ प्रत्याशी का चेहरा गौड़ होता है, हम पार्टी के प्रतिबिंब पर चुनाव लड़ते हैं, तो हमारा प्रत्याशी घोषित है। पिछले 2 महीनों से आप देखिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा परिवारवाद तो नहीं कि पाका 11 होना है, किसी का बाप चुन गया तो उसका बेटा चुन जाएगा, उसका नाती चुन जाएगा, उसका पोता चुन जाएगा। हम संगठनात्मक पार्टी हैं, संगठन की रीति नीति के आधार पर बहुत ही जल्द आज आयोग पीसी करने वाला है, जैसे तारीखों का ऐलान होगा तैसे हमारे प्रत्याशी का भी ऐलान हो जाएगा। अच्छा, आपने परिवारवाद की बात की, तो सभा में इस तरीके का देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे उस सभा को? देखिए, यह सब लोग जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनके यहाँ पाका 11 होता है और ये सत्ता सेवा के लिए नहीं प्राप्त करते हैं, सत्ता अपने परिवार, अपने कुनबे और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इनका देश से कोई मतलब नहीं, इनका जो पीडीए है वो गरीबों को धोखा देने के लिए है। जब ये सरकार में आएंगे तो सरकारी संसाधनों को लूटेंगे, सरकारी खजाने पर डकैती डालेंगे और उसको ले जाकर अपने घरों में भरने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ जो है सपा भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आएगा उसका चुनाव निशान कमल होता है, कोई मतभेद नहीं होता, और ये आने वाले दिनों में जल्दी पता चल जाएगा कि प्रत्याशी आखिर कौन होता है। और इंडिया वाइज के सवालों का, हर सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज, अयोध्या। वहीं अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा में सहकारिता सम्मेलन में शिरकत करने आए उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौड़ से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे अहम सीट मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर खास बातचीत की है। प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जाने वाला है। उस समय हमारे साथ यहाँ पे मंत्री है, सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौड़ जी, उनसे बात करते हैं इंडिया वाइज से। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, मिल्कीपुर सबसे हार्ड सीट है, तो उसको लेके मिल्कीपुर में इतिहास रचेगा। ऐतिहासिक वोटों से मिल्कीपुर की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीतेगा और जिस तरीके से वातावरण और माहौल है, मिल्कीपुर और पूरे अयोध्या की जनता ने तय कर लिया है कि हमको पूरा जो है फिर से एक बार एक अवसर मिला है जब हम दिखाएं कि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद की ताकत क्या है। मिल्कीपुर ही नहीं, 10 की 10 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन टूटेगा? क्योंकि जिस तरीके से सपा यहाँ पे कल रैली करने जा रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य तो नहीं है, अब अभी टूटेगा या थोड़े दिनों बाद टूटेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि वो टूटेगा जरूर। इसका फायदा सीधा बीजेपी को होगा। अब फायदा क्या, वो एक में रह के कुछ नहीं कर सकते हैं। वो उन्होंने इस बार जनता को गुमराह करके और जो खटाखट योजना और संविधान के नाम पर जो बरगलाया है, उनके साथ छलावा करने का काम किया है। तो काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई खत्म है। अब इसके बाद इनका पराजय का ही मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ भी प्रत्याशी ने घोषणा की है, हो सकता है चुनाव की घोषणा 1-2 दिन में हो जाए। नहीं, घोषणा
पार्टी में बहुत विचार मंथन के बाद होती है, इस पर विचार मंथन चल रहा है और बहुत से दावेदार हैं, अच्छी बात है और मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी इसकी घोषणा भी पार्टी करेगी। ये हमारे साथ जो पी एस राठौर थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है यूपी गठबंधन को लेकर के, वो सबसे ज्यादा हार्ड सीट जो है मिल्कीपुर की मानी जा रही है। यहाँ पे जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाएगी। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। वही खबर प्रयागराज से है, जहां 8 साल की बच्ची के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। बता दें कि पिता की दवा लेने गई थी बच्ची, जिस दौरान उसका अपहरण हो गया और बाद में हत्या कर उसका शव पुलिस को बरामद हुआ। पुलिस को सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति जुड़ापुर दादू में हाईवे के पास मौजूद है। इसी सूचना पे पुलिस टीम वहां पे पहुंची और उसको हिरासत में लेने के लिए बढ़ी। इसी दौरान उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जहां पर उसके टांग में गोली लगी। पुलिस द्वारा उसको मौके से अस्पताल भेजा गया और पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना करना स्वीकारा। उसने बताया कि 3 तारीख की रात्रि को लड़की को उसने साइकिल पर लिफ्ट दी थी। इसी दौरान उसके मन में उसके साथ दुष्कर्म करने का विचार आया और उसने उसको मुंह पे हाथ रखकर काबू में किया और जिसके दौरान वो बेहोश हो गई और इसी दौरान उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसकी पहचान न हो पाए, इसलिए पास ही एक डंडे से उठाकर उसके सर पे वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। खबर रायबरेली से है, जहां एसपी रायबरेली की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि जिले के कई थानों के थानेदार के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इस दौरान मिल एरिया थाना प्रभारी संजय सिंह को लालगंज कोतवाली प्रभारी बनाया गया है। वहीं खीरो थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र भदौरिया को महाराजगंज कोतवाली भेजा गया है। वहीं इस दौरान प्रभारी इंस्पेक्टर जावेद अख्तर डायल 112 के प्रभारी बनाए गए हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सोनार गांव में रहने वाले एक मां बेटे की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पालीनगर थाना क्षेत्र के गांव सोनार में खेत में बने इकलौते मकान में 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस को मिली है। जो 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं उनका नाम है मनु और उनकी माता जिनका नाम है लखराज जी। मनु बेसिकली श्रावस्ती का रहने वाला है, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसकी पत्नी का है पूनम, और पूनम के साथ ये यहाँ रहता था और मनु के बच्चे भी यहाँ रहते थे, 5 बच्चे थे और उसके पूनम के एक चाचा भी यहीं रहते थे। और ये बताया जा रहा है कि पूनम अभी यहाँ से गायब है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि वो कहाँ है, कैसे है, कहाँ गई हुई है। और जो प्रथम दृष्टया चोटों को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है, लेकिन मृत्यु का असल कारण पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। खून के छींटे कुछ जगहों पे हैं। हम लोग पूरा मौका मुआयना कर रहे हैं और इस घटना को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। एक चूड़ी का टुकड़ा मिला हुआ है जो कि मृतिका के अलावा कोई और टुकड़ा है, जिससे कि कुछ हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि मे बी पॉसिबल है कि पारिवारिक के बीच में कोई रंजिश हो। लेकिन पुलिस सभी एंगल पे खुले विचार से विवेचना कर रही है और जो भी दोषी होगा इसमें उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। खबर मेरठ से है, जहां फर्जी आईडी के साथ एमबीबीएस का छात्र पकड़ा गया है। बता दें कि टोल क्रॉस करने के लिए कर रहा था वो फर्जी आईडी का इस्तेमाल, जिसके बाद टोल कर्मियों ने छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला परतापुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा का मामला बताया जा रहा है। फर्जी कांस्टेबल की आईडी के साथ छात्र को पकड़ा गया है और वो टोल प्लाजा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। टोल प्लाजा पर एमबीबीएस का छात्र पकड़ा और टोल क्रॉस करने के लिए वो कर रहा था फर्जी आईडी का इस्तेमाल। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।